हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि हमारे क्लास 12 के प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज से केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम, और क्रैश कोर्स पूरी तरीके से फ्री में आपको यहां पे यूट्यूब पर सभी क्लासेस मिलेंगी। टोटल ये जो क्रैश कोर्स है पूरा 0 रुपए लेंगे जी, 0 रुपए, मात्र 0 रुपए में पूरा हम कराने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज देख लीजिए, हमने कहा है कि केमिस्ट्री जो है वो 7 डे में 7 दिनों में हम कंप्लीट करा देंगे। तो केमिस्ट्री का वो पहला दिन है, आज ये फर्स्ट डे है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा क्या चीज। तो यहां पे हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारा केमिस्ट्री है, थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू भी यहां पे ज्वाइन हुए होंगे और बहुत तरीके के स्टूडेंट यहां पे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे, सर मुझे कुछ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो क्या हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो सुन लीजिएगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में हमने कहा है कि आपको 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा देंगे। फिर आपके 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करा देंगे, और फिर आपके जितने भी 4 नंबर और 5 नंबर वाले हैं वो भी हम आपको करा देंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, आज हम जो ये 3 हमने कहा है ना, 2 नंबर, 3 नंबर और 4-5 नंबर, तो हमने कहा है कि टोटल आपके केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। तो पहली जो हमारी वीडियो आएगा पहला, उसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, अब बचे हुए जो हैं वो 5 और हम करा देंगे, तो 5-5 10 चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वही आज हम इन 5 चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न है उसको कराएंगे। लगभग आज के इस वीडियो में लगभग हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं, जो VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपके बोर्ड बोर्ड 2026 के लिए। तो ये आप सुन लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ये चैप्टर का नाम नहीं पता होगा तो मैं उनको बता दूं, विलयन है, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगतिकी है, फिर D तथा A ब्लॉक के तत्व है, उपसंयोजक योजक यौगिक है। ये 5 चैप्टर का आज हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक एक प्रश्न को हम देखेंगे जी, एक एक प्रश्न को हम समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। इसलिए हमने ऊपर भी लिख दिया है कि आज पूरी रात होगी क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी, चाहे आज 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, पर पूरी तरीके से हमें इस जो सेशन है इसको कंप्लीट कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर परिभाषा आपको याद करना है तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, समझ लेते हैं जी। तो मोलरता का एक फॉर्मूला होता है, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। अब वो भी विलयन का आयतन किस में, तो विलयन का आयतन होता है लीटर में। मतलब यहां पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यहां पे मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल बटे विलयन का आयतन। हम ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लेते हैं, इतनी बात बेसिक आप जानते हैं ना, इतनी बात बेसिक जानते हैं कि विलयन जो होता है, विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है, 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक है विलेय और एक है विलायक। विलेय और विलायक ये दोनों मिलते हैं तब जाकर विलयन का निर्माण होता है। जैसे कि मान लेते हैं शरबत, जैसे शरबत आपको बनानी है, शरबत आप समझ रहे हैं ना, तो शरबत बनाने के लिए मोस्टली क्या क्या चाहिए, एक तो पहला चाहिए हमें चीनी, और दूसरा एक हमें चाहिए पानी। तो चीनी और पानी मिल जाएंगे तो शरबत हमारा बन जाएगा। तो शरबत एक प्रकार का क्या है, हम कह सकते हैं विलयन ही है, चीनी एक प्रकार का क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, एक प्रकार का विलायक है।
इतनी बेसिक बात आपको पता ही होगा। तो वही बात यहाँ पे विलेय का मोल, विलेय मतलब जो घुलता है, जैसे चीनी घुलता है तो वही है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम ये कह दें कि यदि विलयन का जो आयतन है वो अगर हम उसको 1 लीटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 लीटर आयतन हम ले लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। कह सकते हैं नहीं, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अगर हम विलयन का आयतन 1 लीटर ले ले, 1 लीटर का मतलब 1 ले ले, तो नीचे बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस समय पे जो मोलरता होगा वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अब वही बात लिखा गया है 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर आयतन के विलयन भी कह सकते हैं, 1 लीटर आयतन के विलयन कहें या 1 लीटर विलयन का आयतन कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, या तो ये कह दीजिए या यही कह दीजिए कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है, ठीक है ना। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बात मैं बता दूं, विलेय की मोल यहां पे हमने लिखा है, अब मोलों की संख्या हम कह रहे हैं, मोल मतलब ही है मोलों की संख्या, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मोल लिखे या मोलों की संख्या लिखे वही बात है, ठीक है। चलिए यहां पे एक और चीज मैं बता दूं, मोल बराबर हम एक बात जानते हैं कि मोल बराबर जो होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले पर इसको तोड़े विलेय का मोल, तो विलेय का मोल को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे अणुभार हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम इसको तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक चीज मिलता है, मोलरता। मोलरता इक्वल टू एक फॉर्मूला मिलता है, जो क्या है, मिलता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन है तो विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ये इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको तैयार रखना है। विलेय के मूल की जगह पर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख दिए हैं, फिर विलयन का आयतन है तो विलयन का आयतन लीटर में हमने लिख दिया है। एक और चीज, इसका मात्रक याद रखेंगे कि मोलरता का अगर कोई मात्रक हमसे पूछ ले, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर आप याद रखिएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना आपको ज़रूर इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। हमने इतनी बात बेसिक बता दिया कि कोई भी विलयन है, विलयन तो ये किससे मिलकर बना होता है, 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक है विलेय और दूसरा है हमारा विलायक। तो विलयन जो है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक, यही से ना। तो देखिए, हम मोल प्रभाज है ना, वो हम विलेय का भी ज्ञात कर सकते हैं, विलायक का भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे ये कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक, 2 घटक है ना, कोई भी विलयन है तो उसके 2 घटक होते हैं, एक विलेय एक विलायक। तो हमसे ये कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज, किसी भी घटक का, मान लेते हैं अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों में से किसी भी घटक का मोल प्रभाज, मान लेते हैं विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, विलेय का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। समझिएगा, परिभाषा बड़ा है इसलिए पढ़ नहीं रहे हैं, पहले हम समझाने पर फोकस कर रहे हैं, समझ जाएंगे हमेशा याद हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज
क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर विलेय का मूल प्रभाज हमें निकालना है तो हम ऊपर क्या लेंगे, विलेय का, अगर विलेय का मूल प्रभाज हम निकाल रहे हैं तो विलेय का मूल ऊपर लेंगे, विलेय का मूल ऊपर लेंगे। अब बटे क्या होता है नीचे, विलयन का मूल, विलयन का मूल कहें या कुल मूल कहें, विलयन का मूल, समझ रहे हैं, विलयन का मूल हम कह देंगे। विलयन का मूल का मतलब अगर हम विलेय का मूलों की संख्या पता चल जाए और विलायक का मूलों की संख्या पता चल जाए, तब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें विलयन का मूलों की संख्या मिल जाएगा ना। तो यही बात कहा गया है, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा मूल प्रभाज का फॉर्मूला होता है। किसके लिए ये फॉर्मूला हम बताए हैं, तो ये हम बताए हैं दोस्त कि अगर विलेय का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना हो तो विलेय का मूल ऊपर लेंगे और विलयन का मूल नीचे लेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या, कुल मूल का मतलब विलयन के मूलों के ही तो कुल मूल कहते हैं ना, तो विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को ही हम मूल अंश कहते हैं या मूल प्रभाज कहते हैं। समझ रहे हैं, आप क्या कहेंगे सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, इन दोनों में से किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के ही मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या, या हम ये कह सकते हैं विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मान लेते हैं किसी विलयन में अगर विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तब कौन लगाएंगे, तो अगर हमें, तो सुन लीजिएगा, अगर हमें विलायक का अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज अगर हमें ज्ञात करना है, विलायक का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, विलायक का मूल लेंगे ऊपर, विलायक का मूल या मूलों की संख्या भी कह सकते हैं, मूलों की संख्या, ये याद रखेंगे, मूल लिखें या मूलों की संख्या दोनों बात एक ही है। तो विलायक का मूल ऊपर लेंगे अब बटे विलयन का मूल या मूलों की संख्या भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विलायक का अगर मूल प्रभाज कहे तो विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या नीचे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर विलयन के दो घटक होते हैं, अगर विलेय का अगर मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है तो विलेय का मूल ऊपर लेंगे और नीचे विलयन का मूल लेंगे। अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक का मूलों की संख्या ऊपर लेंगे और नीचे विलयन का मूल ही लेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, वही बात लिखा गया है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज, किसी घटक का, चाहे वो विलेय हो या विलायक, किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या, कुल मूल मतलब विलयन का, तो कुल मूलों की संख्या के अनुपात को देख लीजिए, अनुपात को क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। मूल प्रभाज को ही मूल अंश कहा जाता है, तो मूल प्रभाज कहते हैं या मूल अंश कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये आपको क्या करना है, परिभाषा लिखने के बाद ये दोनों फॉर्मूला लिख देना है, स्क्रीनशॉट। बोलने में थोड़ा सा गला भी सूख जाता है, ठीक है, थोड़ा अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि नॉर्मल है, सब ठीक है, इतना तो चलना भी चाहिए। अगला हमारा आता है, तीसरा आता है कि मूललता को परिभाषित कीजिए। तो मूललता को परिभाषा हमें दे देना है। मूललता को यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मूललता कहलाता है। मतलब यहाँ पे मूललता का फॉर्मूला होता है,
विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी किसमें, केजी में, मतलब किलोग्राम में, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो विलायक का भार है उसको हम 1 केजी ले लेते हैं, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ले लेते हैं। तो अगर नीचे विलायक का भार यदि 1 हो जाए, 1 किलोग्राम मतलब 1 अगर हो जाए, तो नीचे 1 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उस समय क्या होगा, मोललता जो होगा वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हम ये परिभाषा नहीं कह सकते कि 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 केजी या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। वही लिखा गया है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। बिल्कुल आप बोल देंगे। यहां पे एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मात्रक। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है, क्वथनांकों में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांकों में उन्नयन, क्वथनांकों में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांकों में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम समझ जाते हैं जी। क्वथनांकों में उन्नयन, क्वथनांकों में उन्नयन क्या होता है, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर परिभाषा याद नहीं हुआ हमें। अरे भैया मैं जानता हूँ याद नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी ना, अगर हम परिभाषा पढ़ देंगे तो थोड़ी ना याद हो जाएगा। मैं आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को समझता हूँ दोस्त, ठीक है ना। हम भी आपके जैसे ही हैं। तो अदरवाइज हमने खुद क्लास 12th पास किया है, खुद कैसे हमने क्लास जब हमने फिजिक्स की, जब हमें कुछ भी नहीं आता था, जब हम 10th में थे, ठीक है। तो हम अपनी कभी जर्नी को बताएंगे कि कैसे हमने यहाँ पर मतलब कैसे हमने क्या किया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने जो भी सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, पढ़ाने का तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और जितना हो सकता है उतना मैं कराने का प्रयास करता हूं, तो सिखाने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रटवाऊंगा नहीं, मैं समझा दूंगा ना तो ये याद हो जाएगा, प्रॉमिस करते हैं। चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको। हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक छोटा सा एक बर्तन है जी, एक यहाँ पे ये हमने बर्तन ले लिया, जिसमें क्या है, जिसमें विलायक भरा गया है, विलायक, जिसमें क्या है, विलायक है। विलायक का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कि पानी हो गया, तब पानी है, तो ये हमारे विलायक के क्या है, कण है। ये हमारे क्या है, विलायक के कण है। तो जाहिर सी बात है पानी के कण है केवल, तो ये थोड़े दूर दूर पर होंगे, ये जाहिर सी बात है ये दूर दूर पर होंगे। अब क्या होता है, ये हमारे पास विलायक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, अवाष्पशील विलेय को भी घोल देते हैं। क्या हम बोलेंगे, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को भी हम क्या करेंगे, इसमें अगर घोल देते हैं। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब जैसे एक नमक जो है वो एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, जिसको कितना भी गर्म करेंगे तो ये वाष्प में नहीं बदलता है। तो यही बात है जी। तो जब किसी विलायक में, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर, जैसे कि पानी है इसमें नमक को घोल रहे हैं, तो वही बात है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर क्या होता है, सबसे पहले इसमें घटना यह होता है कि कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या
क्या हो जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है। ये बात होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। पहले मान लेते हैं एक रूम है, उसमें पहले विलायक जितने थे वही थे, अब विलायक तो है ही, इसके साथ साथ अवाष्पशील विलेय के भी कण आ गए हैं। तो अवाष्पशील विलेय के जब कण आएंगे तो ये बताइए कणों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो इस तरीके से कणों की संख्या सबसे पहले बढ़ गई। अब जब कणों की संख्या बढ़ गई तो ये बताइए, पहले इनके पास एक निश्चित ऊर्जा था इतना ही, जैसे नहीं कहते हैं, पहले मान लेते हैं आपके पास 5 लोग हैं, अब मान लेते हैं 5 लोग हैं, अब 50 रुपया है तो सभी 10-10 रुपये ले लेंगे। अब मान लेते हैं 50 रुपये ही है, आपके पास मान लेते हैं 10 लड़के आ गए तो आप 5-5 रुपये ही न लेंगे। तो उसी प्रकार ऊर्जा तो एक सीमित है। अब यहाँ पे सभी ज़्यादा कण आ गए तो कण आ जाएंगे तो कणों की संख्या बढ़ेगी, तो इसका मतलब कणों का ऊर्जा तो घटेगा ना, कणों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। जब कणों की ऊर्जा घटेगी, ऊर्जा का मतलब क्या है ये बताइए, सिंपल सा, आपको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। इस दूसरी बात क्या होता है, कणों की जो ऊर्जा होती है, कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है। अब कणों की गतिज ऊर्जा कैसे घटेगी समझिएगा। जैसे जाहिर सी बात है, पहले कण दूर दूर पर थे, तो अगर आपके पास आपको एक कह दीजिए ग्राउंड है, उसमें दौड़िए तो आप आसानी से दौड़ लेंगे। पर वही आपको एक मेले में गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसमें कहा जा रहा है आप दौड़िए, तो क्या आप तेजी से दौड़ पाएंगे जी, नहीं दौड़ पाएंगे। वैसे ही ये जो व्हाइट व्हाइट का हमें दिखाई दे रहा है कण, ये पहले कण दूर दूर पर थे तो ये तेजी से अपने आप में गति कर पा रहे थे। अब यहाँ पे येलो कलर वाले भी कण आ गए हैं, मतलब अवाष्पशील विलेय के भी कण आ गए हैं, तो कणों की संख्या बढ़ गई है, अब भीड़ ज्यादा हो गया है, तो अब ये तेजी से गति नहीं न कर पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा तो ये जो कण है अपने स्वतंत्र तल पर क्या मारेंगे, स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारेंगे। अपना ये जो स्वतंत्र तल है इस पर धीरे से टक्कर मारेंगे। धीरे से टक्कर मारने का मतलब क्या है कि वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे से टक्कर मारने का मतलब क्या है कि इनका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो यही बात तीसरा हम क्या जानेंगे, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वाष्प दाब घटेगा इसका मतलब क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब घटेगा इसका मतलब क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही, क्वथनांक बढ़ रहा है तो बढ़ने की इस घटना को, इस इंसिडेंट को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझ में आया ना आपको। क्वथनांक का बढ़ने का मतलब, इसको अब गर्म करेंगे ना तो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, यही बात है इसका। तो हम एक बार और सिस्टमेटिक परिभाषा कर दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, अतः वाष्प दाब भी घट जाता है, जिसके कारण क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। और इस घटना को ही क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गया। क्वथनांकों का उन्नयन मतलब होता है वृद्धि, तो क्वथनांकों में वृद्धि होना ही ना क्वथनांकों का उन्नयन कहलाता है। इसका अर्थ ही है क्वथनांकों में वृद्धि। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, वही बात लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, जब किसी विलायक और अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर, जब किसी विलायक और अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की गतिज ऊर्जा कहें या ऊर्जा कह सकते हैं, कम हो जाती है। देखिए कम हुआ है ना, कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वथनांक क्या हो गया है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को ही, इस एक्सीडेंट को ही, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों में उन्नयन कहते हैं। तो बताइए आपको समझ में आ गया या नहीं आया। मैं आशा करता हूं आसानी तरीके से आ गए होंगे क्वथनांकों में उन्नयन।
ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्वथनांकों के उन्नयन के लिए एक हम फॉर्मूला दे रहे हैं, उसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले दे रहे हैं कि मान लेते हैं इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है। तो ऐसा हम मान लेते हैं यहाँ पे कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं क्या हो जाता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं टी हो जाता है। ऐसे हम मान सकते हैं कुछ भी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है मान लेते हैं टी है, शुद्ध जो विलायक है इसका क्वथनांक टी है। और जिसमें अवाष्पशील विलेय को भी घोल देंगे, तो पहले विलायक था अब विलेय भी घुल गया है, तो अब ये टोटल विलियन बन गया। तो विलियन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तब विलियन का क्वथनांक मान लेते हैं, विलियन का क्वथनांक, विलियन का जो क्वथनांक हम मान लेते हैं टीएस है, टीएस है, ठीक है। विलायक का क्वथनांक टी है और जब अवाष्पशील विलेय घुल गया तो अब ये विलियन बन गया, तो विलियन का क्वथनांक टीएस है। तो हमें पता करना है क्वथनांकों में उन्नयन कितना हुआ है, क्वथनांक कितना बढ़ा हुआ है, तब लिखेंगे तब क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है टीएस माइनस टी, ये आप याद रखिएगा। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है टीएस माइनस टी, टीएस माइनस टी मतलब क्वथनांकों में उन्नयन, सॉरी विलयन का क्वथनांक माइनस हो जाएगा शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो ये आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए अच्छी बात है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आ रही है ना एक एक प्रश्न आपको समझ में। चलिए एक आवश्यक हम बात बताएंगे, ये तो अब आप जान गए हैं राउल्ट्स का नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं, देखिए हमने आपके लिए ये क्रैश कोर्स फ्री में लॉन्च किए हुए हैं, इसी का मैं कह दूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी की, इंग्लिश की अच्छे तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं ना। यही सभी क्लासेस आपको पेड में भी, पेड कोर्सेज के रूप में भी अवेलेबल कराए गए हैं बहुत सारी चैनलों पर। मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो मतलब अच्छा वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए हम फ्री में जो आपको अवेलेबल कर रहे हैं ये सभी कंटेंट, तो ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी आपको मतलब ऐसा कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू आप ना करें। इस वीडियो का उतना ही मैं कह सकता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये सभी इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आपको लगता है हम कभी भी हलवेबाजी के तरीके से आते हैं, देखिए हम पूरी तरीके से मेहनत करते हैं जी। ये देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को हमने ढूंढ कर सबसे पहले इन सभी का पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरी तरीके से अच्छे से बैठने के बाद पूरा नोट डाउन नोट्स बनाया जाता है, उसको नोट्स को पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाकर तब हम यहाँ पे प्रोवाइड करके तब हम बताते हैं। ऐसे ही हलवाबाजी यहाँ पे नहीं हम कराते हैं दोस्त। तो यही मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपके लिए अच्छा मेहनत किया जा रहा है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जिन भी स्टूडेंटों का सपना है 75% नंबर स्कोर करना, जिनका सपना है 85% नंबर स्कोर करना, जिनका सपना है 95% स्कोर करना, अगर ऐसा आपका भी सपना है तो मैं कहूँगा कि टॉपर जो क्रैश कोर्स है, ये टॉपर बैच का तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमारा जो हमने खुद टॉपर नोट्स तैयार किए हैं उस टॉपर नोट्स को से भी आप स्टडी कीजिए। और ये टॉपर नोट्स बहुत सारे स्टूडेंटों ने लिया हुआ है, आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो बाबू देर क्यों कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ले लीजिए, शायद ये कुछ रुपए आपके पूरे भविष्य को बदल दें। मैं आपको बता दूं हम 3 सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी आपकी फिजिक्स की, पूरी आपकी केमिस्ट्री का, ठीक है ना, और पूरी आपकी हिंदी का, ये तीनों सब्जेक्ट का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स का 99 ही है, केमिस्ट्री का भी 99 ही है और हिंदी का भी 99 है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना पैसे,
तो बाबू बहुत ही कम है, आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं पूरे फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में है 10 चैप्टर, टोटल 24 चैप्टर हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। जैसे पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, सिद्धांत, डेरिवेशन जितने भी ये हैं वो सब हम पहले चैप्टर में प्रोवाइड करेंगे। फिर इसी प्रकार दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर चौथे चैप्टर, इस प्रक्रिया से हम आपको 14 चैप्टर का भी हम प्रोवाइड करेंगे। और फिर इसी प्रकार केमिस्ट्री के भी 10 चैप्टर का हम प्रोवाइड करेंगे। फिर आपके फिजिक्स में हम 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देंगे। फिर इसी प्रकार केमिस्ट्री के भी 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर हम आपको केमिस्ट्री में 3 प्रकार के रिएक्शन भी देंगे, जिसमें नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब हम आपको देंगे। हिंदी का तो कहना ही नहीं है, हिंदी में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण पूरे किताब के महत्वपूर्ण गद्यांश देंगे, महत्वपूर्ण पद्यांश देंगे, श्लोक देंगे, आपके हम कहानी देंगे, जीवन परिचय देंगे, खंड काव्य देंगे, गद्यांश, संस्कृत गद्यांश देंगे, महत्वपूर्ण पत्र लेखन देंगे, महत्वपूर्ण निबंध देंगे। तो ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है। कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे 99 लगेगा। अगर आप तीनों एक साथ लेते हैं तो ये लगभग 300 के जो हो रहे हैं वो आपको मात्र 249 रुपए में आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का। तो इसको नोट्स को लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो नोट्स को जितने भी स्टूडेंट लेना है, पीडीएफ नोट्स को, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे मैसेज करके कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट चाहिए। इतना लिखकर मैसेज कर देंगे, तुरंत आपको स्कैनर दिया जाएगा, वहां पे पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। इससे बेनिफिट ये है व्हाट्सएप पर देने का कि मान लेते हैं मैंने आपके नोट सेंड कर दिया, तो आप चाहें तो 2 स्टूडेंट, किसी को 249 रुपये हार्ड लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, तो 2-3 स्टूडेंट कंबाइन कर लीजिए। मान लेते हैं 3 स्टूडेंट कंबाइन कर लिए, 3 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो 3 स्टूडेंटों ने कहा कि चलिए हम मान लेते हैं 80-80 रुपये ही मिला लेते हैं। तो 80-80 रुपये मिलाकर या 90-90 रुपये ऐसे ही मिलाकर आप 3 स्टूडेंटों ने हमें पेमेंट कर दिए। हमने एक व्यक्ति को अपने नोट सेंड कर दिया। अब आप चाहें तो आप अपने दोस्त को भी सेंड कर सकते हैं, वो अपने दोस्त को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अधिक स्टूडेंट कम प्राइस में वो पढ़ भी लेंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ रहे होंगे बातों को मेरे। जैसे एक फोटो है, हमने आपको भेज दिया, तो आप सभी को अपने दोस्तों को भी तो भेज सकते हैं ना व्हाट्सएप पर। ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से होता है जी। अगला आता है हमारा राउल्स का नियम क्या होता है। राउल्स ने हमें क्या बताया है, तो राउल्स के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाएंगे। क्या हम समझाना चाहते हैं, सपोज डेट ये हमारे पास एक बर्तन है, ये हमारे पास एक बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने विलयन भरा हुआ है और ये विलयन है द्रव विलयन। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको कह दूं एक बर्तन है। अब हमें इस बर्तन में मतलब इस बर्तन में विलयन हमने भरा हुआ है। अब विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, एक ए है और एक बी है। ए और बी इन दोनों से मिलकर एक विलयन बना हुआ है। और जो ए घटक है ये भी हमारा क्या है, द्रव है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जैसे पानी होता है। अब बी भी है, ये भी हमारा द्रव फॉर्म में ही है। ऐसा नहीं कि चीनी और पानी है, जैसे चीनी तो एक ठोस अवस्था हो गया ना, परंतु इसमें ए और बी जो दोनों हैं वो दोनों ही द्रव फॉर्म में है। जैसे एक पानी हो गया तो एक शराब हो गया, तो ये दोनों लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। तो ऐसा भी विलयन है। तो देखिए ए घटक भी द्रव है, बी घटक भी द्रव है, और इन दोनों को मिलकर ये हमारा क्या बना हुआ है, विलयन बना हुआ है। तो क्या हम इसको नहीं कह सकते द्रव विलयन? सॉरी, कह सकते हैं ना हम द्रव विलयन। चलिए, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या कहेंगे, द्रव विलयन कहेंगे। तो राउल्स ने जो नियम दिया है ना वो द्रव विलयन के लिए दिया हुआ है। तो राउल्स ने हमें ये कहा, राउल्स ने क्या कहा समझिएगा। राउल्स ने हमें ये कहा कि मान लेते हैं कि जो हमारा ए घटक है, तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्स ने कह दिया कि पी ए है। ऐसा हम मान लेते हैं
कि ए घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो Pb हो जाएगा। बताइए गलत तो हम नहीं ना कह रहे हैं। ए घटक का अगर आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी घटक का तो Pb हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार राउल्ट्स ने ये कहा कि ए घटक का अगर हम मान लेते हैं कि मोल प्रभाज, तो राउल्ट्स ने ये कहा कि अगर ए घटक का मोल प्रभाज मान लेते हैं XA है, तो बी घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है भैया अगर ए का मोल प्रभाज आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी का Pb हो जाएगा। ए का अगर मोल प्रभाज XA है तो बी का मोल प्रभाज XB हो जाएगा, ये हो सकता है ना। तो राउल्ट्स ने हमें ये बताया, राउल्ट के नियम के अनुसार हमें ये बात बताया गया कि किसी द्रव विलयन में उपस्थित, किसी द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, किसी भी ए घटक का हो या बी घटक का, किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब अगर ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है तो वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के, ए घटक के ही मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब अगर Pb है तो वो बी घटक के ही मोल प्रभाज के, बी घटक के ही मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। समझ रहे हैं आप। तो यहां पे ये हमसे कहा गया है, बाहर जाइए बनी, हाँ जी बंद कर दीजिए ऑफ, थैंक यू। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त, छोटी सी बच्ची है, आप क्या कह सकते हैं अदरवाइज। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या आपको बता रहे थे, हम यही कह रहे थे कि राउल्ट्स ने हमें ये बताया कि दो घटक हैं, तो किसी भी घटक का अगर ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, अगर बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, आप क्या कह सकते हैं, ए घटक का ये आंशिक वाष्प दाब है, ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब है, ये बी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है कि नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये सभी स्थिर ताप के लिए हुआ था, स्थिर कह दें या निश्चित ताप भी कह सकते हैं, निश्चित ताप कह सकते हैं, निश्चित ताप पर यह बात हो रहा है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के ही मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए ए घटक का आंशिक वाष्प दाब है तो ए का ही मोल प्रभाज के ना समानुपाती है। तो एक बार और सुन लीजिए, हमने क्या बताया, राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बिल्कुल समझ के होंगे, यहीं से तो नियम याद करना था, वही लिखा गया है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बताइए समझ में आ गया ना। तो यही तो बात हम यहाँ से बोल रहे थे कि किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, बट ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, हम आपको एग्जाम लायक बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले ये बता दीजिए आप हमें कि आपको समझ में तो आ गया है ना, परिभाषा समझ, नियम समझ में आ गया। अब चलिए अब क्या लिखना है तो ये हम बता दे रहे हैं आपको। लिखना ये है, देखिए आपको क्या लिखना है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे सबसे पहले कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pa है, अब बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pa है, ऐसा हमने माना। तो इसी प्रकार बी जो घटक है, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि ए घटक का मोल
प्रभाज, ए घटक का जो मोल प्रभाज है वो XA है, XA है। तो इसी प्रकार B हमारा जो घटक है, B घटक का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा, B घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो यही हमने लिखा हुआ है। अब राउल्ट के नियम के अनुसार हमें क्या बताएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया कि ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, समझ रहे हैं। और अगर बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यही तो कहा गया है। तो यही बात हम लिख देंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या बताया गया कि ए घटक का, अगर ए घटक का निकालें तो ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए के ही मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, यही ना बात कहा गया। और अगर बी घटक के लिए निकालें तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है, यही बात है ना। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए PA है, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है PA0 इंटू XA है, तो XA हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा PB, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे आता है PB0 इंटू XB, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाता है। तो ये हमारा अंततः फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जी, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं। तो ये हमने ए घटक के लिए, जो हमारा ए घटक का वाष्प दाब है वो PA है इतना, अब बी घटक का वाष्प दाब इतना है। अगर हमसे कोई पूछ दे कुल वाष्प दाब कितना होगा, कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो कुल वाष्प दाब P = PA अब प्लस PB हो जाएगा। कुल वाष्प दाब मतलब PA का, मतलब ए घटक का जो वाष्प दाब है बी घटक का जो वाष्प दाब है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो अगर हम इनका मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, P = PA का मान क्या है, PA का मान है PA0 इंटू XA, तो हम लिख देंगे PA0 इंटू XA, ठीक है, प्लस PB का क्या है, PB0 इंटू XB, तो PB0 इंटू XB। तो ये हमने मान रख दिया, ये हमारा क्या निकला है, कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला निकल गया। अंततः आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख ही देना है। यहाँ तक लिख देंगे आपका पूरे फुल नंबर मिलेंगे। ये मैं कह दूँ 2 नंबर में भी पूछा गया है, 3 नंबर में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। ये बहुत बार 2-3 नंबर में भी पूछा गया है, बट 2 नंबर में भी पूछा गया था तो हमने ऐड कर दिया। फिलहाल ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो हम तो ज़्यादा समय ले रहे हैं लग रहा है कि, अदरवाइज अगला आता है परासरण दाब क्या है, परासरण और विसरण का उदाहरण सहित समझाइए। अब परासरण दाब क्या होता है ये हमें बताना है। परासरण दाब का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। ये हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे एक हमारे पास ये बर्तन है, यहाँ पे ये हमारे पास एक बर्तन है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस बर्तन में हमने एक क्या लगा दिया, इस बर्तन में एक हमने अर्धपारगम, इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया है, इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया है। इस बर्तन में हमने क्या किया है, इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस अर्धपारगम झिल्ली के इस बगल हम ले लेते हैं शुद्ध विलायक, शुद्ध क्या ले लेते हैं, शुद्ध विलायक ले लेते हैं। शुद्ध शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा पतला होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं, इधर हम क्या ले लेते हैं, शुद्ध विलायक। इधर क्या ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं विलयन ले लेते हैं।
ठीक है, इधर हमने ले लिया क्या, इधर हमने ले लिया है विलयन। तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, ये अर्धपारगम झिल्ली है, तो हम क्या लिख देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो जब पृथक किया जाता है तो होता यह है कि शुद्ध विलायक है, इसके कण है दूर दूर पर, तो ये तेजी से इसके कण गति करते हैं, इसके कण है पास पास, तो ये धीरे से गति करते हैं। तो जो तेजी से गति करेंगे तो वो क्या करते हैं, उनके कण क्या होते हैं, इनके कण इधर आने लगते हैं। वास्तव में होता यह है कि इनके जो कण है इस ओर आने लगते हैं। शुद्ध विलायक के जो कण है ना, शुद्ध विलायक के कण वो विलयन की ओर आने लगते हैं, शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, जिससे क्या होता है, अब यहाँ पे ये समझ रहे हैं ना, यहाँ तक ये विलयन भरा गया है और इधर क्या, इतना ये क्या भरा गया है, इधर शुद्ध विलायक भरा गया है। हमने क्या अभी तक समझा है, ये आप समझे, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने ये कहा, ध्यान से समझेंगे, हमने ये कहा कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं। ठीक है, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगेंगे तो इस घटना को ही हम परासरण कहते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने का मतलब कि ये शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो इधर ना आए, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। विलयन पे हम क्या लगाते हैं, विलयन पर हम लगाते हैं दाब, क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो इस विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब है, उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ये बात आप समझे? तो हम यही कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, परिभाषा याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, जिनको एक बार में समझ में नहीं आया वो पीछे ले जाकर एक दो बार सुनिए मेरी बातों को, आपको याद हो जाएगा। वही बात लिखा गया है कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि परासरण दाब आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज कहा गया है, परासरण और विसरण में अंतर बताइए। तो ये अंतर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है परासरण। मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा इसके लिए, बस इतना ही कहूँगा, परासरण विसरण में अंतर में मतलब समझ जाइएगा। परासरण क्या हो रहा है, तो परासरण में क्या हो रहा है, शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर आ रहे हैं, तो ये परासरण की क्रिया है। अब विसरण का मतलब ये होता है, जैसे कि परफ्यूम आपने देखा है, एक जगह परफ्यूम कहीं मार देंगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है ना। तो वही विसरण की क्रिया क्या है, परफ्यूम वाली, और परासरण वो आप जानी गए हैं झिल्ली वाली है। तो यहाँ पे परासरण और विसरण में पहला अंतर हम बता रहे हैं परासरण का, कि पानी के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। मतलब पानी के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। यहाँ पे कम सांद्रता वाले, ये कम सांद्रता वाले है, तो कम सांद्रता वाले जो विलयन है उसके कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। कौन जाता है,
ये कौन जाता है जी? तो यहाँ पे हमने लिखा है पानी के अणु। क्या लिखा गया? पानी के अणु। पानी के अणु जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा आता है किसी पदार्थ, किसी भी पदार्थ चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस, किसी भी पदार्थ के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः फैलना विसरण कहलाता है। समझ रहे हैं? मतलब किसी भी पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उनके कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को विसरण कहते हैं। इन पर कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अंतर जानना है तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। परासरण में जान लीजिएगा हमेशा अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। परासरण की क्रिया में देख ही रहे हैं कि एक अर्धपारगम इस तरीके से बर्तन है तो बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता हो रही है, और विसरण में इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। अगला आता है परासरण में केवल पानी के अणु ही अणुओं के लिए होता है। मतलब केवल पानी के अणुओं के लिए ही होता है, केवल पानी के अणु ही अर्धपारगम झिल्ली को आर पार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब विसरण में क्या होता है? किसी भी द्रव या वायु के कणों के लिए होता है। कोई भी द्रव हो या वायु के कण क्या करेंगे? गति कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, ये बात हम मानते भी हैं। ठीक है ना, ये बात हम मानते भी हैं। अब उतना डिस्कस करने पर कोई फ़ायदा उतना नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, कुछ थोड़ा सा मेहनत आपको भी कीजिए। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसका उपयोग लिख दीजिए। प्रतिलोम परासरण को मैं समझाना चाहूँगा, या प्रतिपरासरण भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या अभी जाना? परासरण दाब हमने जाना, परासरण दाब हमने क्या जाना कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो क्या होता है? शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर आने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। इस विलयन पर जब दाब लगाएंगे तो इसके अणुओं के बीच तेजी से गति होने लगेगा, जिसके कारण इन अणुओं को नहीं आने देगा। ठीक है, दूर भगा देगा। समझ रहे हैं ना? तो हम उतना ही दाब लगाएं जितने में इनके अणु इधर ना आए, तो उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब हमें क्या करना है? प्रतिलोम परासरण का परिभाषा ये होता है कि हमें ये जो दाब है ना वो इस विलयन पे इतना लगा देना है कि इसके अणु तो ना ही आए, बल्कि जबकि क्या है, विलयन के जो अणु हैं ये इसके विलयन के जो अणु है ना वो शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगे। उतना दाब अगर हम विलयन पे लगा देते हैं तो उस दाब को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं या प्रतिपरासरण कहते हैं। मतलब हम ये कहेंगे, परिभाषा हम क्या कह सकते हैं प्रतिलोम परासरण का, कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया होने लगती है। परासरण की क्रिया मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर आने लगता है, तो वही कह रहे हैं, तो परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, तब विलयन पर उसके दाब से अतिरिक्त दाब लगाने पर, विलयन पर जितना दाब हम लगाते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, विलयन पर लगाया गया जो दाब है उससे भी अधिक दाब लगाने पर क्या होता है? विलयन के जो कण है वो शुद्ध विलायक की ओर आने लगते हैं, तो उस दाब को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मतलब आप ये समझ गए ना कि दाब बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना ज्यादा कि अब इसके कण इधर जाने लगेंगे, तो उस दाब को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे परिभाषा हमने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया होने लगती है। तब विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलयन के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। इस घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे ये एक अर्धपारगम झिल्ली है, ये हमारा है, ये हमारा शुद्ध विलायक है, और इधर क्या है? विलयन है।
तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो क्या होता है, तो परासरण की क्रिया होने लगती है, मतलब इसके कणु इधर आने लगते हैं। तो क्या होता है, पहले तो परासरण की क्रिया होने लगती है, तो तब जाके क्या करेंगे, तब हम कह रहे हैं तब ये जो विलयन है इस पर इसका जो परासरण दाब होता है उससे अधिक दाब लगाने पर, तब विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो उस दाब को ही हम प्रतिपरासरण कहते हैं। वही बात लिखा गया है, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया क्या होने लगती है, तब विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, विलयन पर उसके परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाने पर विलयन के अणु शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। विलयन के जो अणु है वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं। तो इस घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। समझ में आ गए होंगे। चलिए, ज़्यादा हम समय नहीं उस पर दे रहे हैं। अगला आता है हमारा कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, अब विशिष्ट चालकता पहले हम समझ लेते हैं, फिर मोलर चालकता को भी हम समझेंगे जी बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है ना। तो विशिष्ट चालकता क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो होता है कप्पा इजकल टू होता है 1/ρ। ये फॉर्मूला होता है, जहां पर ये रो क्या है, रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट चालकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये नीचे है तो व्युत्क्रम कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगला हमारा दूसरा आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन की 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल खुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। मतलब क्या है समझिएगा, मतलब क्या है, एक ऐसा हम बर्तन ले लेते हैं, एक ऐसा देख लीजिए, यहाँ पे हम बताते रहे हैं, यहाँ पे बता देते हैं, जगह नहीं है तो ठीक है, क्या करें भैया। देखिए, एक हमने ऐसा बर्तन ले लिया, समझिएगा, एक हम ऐसा बर्तन ले लेते हैं जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो। तो इसका अगर आयतन कोई हमसे पूछ लेगा, इसका अगर हमें कोई आयतन पूछ लेगा तो आयतन इसका कितना हो जाएगा, आयतन, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वही तो इसका आयतन होता है ना। तो इसका आयतन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो बर्तन है उस बर्तन में विलयन भरा गया है, तो वही बात कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब किसी विलयन की 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बर्तन है, इसमें विलयन हमने भरा गया है, ठीक है। तो इस विलयन की जो चालकता होगी ना, इस विलयन की जो चालकता होगी, उसी चालकता को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। मतलब मैं कैसे समझाऊं इसको, मतलब हम ये कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा जगह मुझे मिलता ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, बात ही खत्म किया जाए। ये तो आप समझ गए हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मात्रक ओम
इनवर्स। मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए एक बर्तन हमने लिया हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, तो इसका मतलब सेम है तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन जो होगा एक 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 गुणा होगा तो आयतन तो एक ही हो जाएगा ना, आयतन एक हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 हो जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये बर्तन क्या है, ये बर्तन है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक बर्तन है। और इस बर्तन में हमने विलियन को भरा गया है, इस बर्तन में हमने क्या भरा हुआ है, विलियन भरा हुआ है। और इसमें अब क्या करते हैं हम, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल देते हैं। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का कितना घोल देते हैं, 1 मोल। विद्युत अपघट्य जैसे NaCl है तो विद्युत अपघट्य का कितना घोल देते हैं, 1 मोल इसमें घोल देते हैं। विद्युत अपघट्य का 1 मोल इसमें घोल देते हैं। तो जैसे ही विलियन में, विलियन जो इसमें भरा गया है उसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल देते हैं, तब इस विलियन की जो चालकता होगी ना, तो अब इस विलियन की जो चालकता होगी उस चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलियन, आयतन में, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर इस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर इस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। वही बात लिखा गया है, किसी विलियन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलियन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। समझ गए ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मोलर चालकता को चाई एम से हम प्रदर्शित करते हैं, और चाई एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाई एम, सॉरी कप्पा इंटू 100 बाई एम होता है ना, 100 बाई एम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कप्पा क्या है, तो कप्पा आप समझ गए हैं विशिष्ट चालकता है। एम क्या है, एम है मोलरता। चलिए एम क्या है, मोलरता है, ये हमने लिख दिया है। और चाई एम आप समझ रहे होंगे विशिष्ट प्रतिरोध है। चाई एम क्या है, विशिष्ट चालकता है, और एम क्या है, मोलरता है, मोलरता। चलिए स्क्रीनशॉट हमने आप ले ही लिए होंगे। अगला हमारा आता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में हम क्या करते हैं, कॉपर के छड़ को डुबो देते हैं। तो डुबोने पर जो क्या होता है, घोल होता है, मतलब विलियन होता है, वो नीला क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के छड़ को डाली जाती है, जब इस पे कॉपर के छड़ को डाला जाता है ना, तो क्या होता है, जब इस पर हमने कॉपर के छड़ को डाला तो ये कॉपर क्या करता है, तो कॉपर सिल्वर को उसकी जगह से हटा देता है। तो ये जो कॉपर है ये सिल्वर को उसकी जगह से हटा देता है, सिल्वर को हटा देता है, और कॉपर खुद Cu2+ आयन बना लेता है। और ये जो कॉपर है ये खुद Cu2+ आयन बना लेता है। ठीक है, तो यही Cu2+ आयन विलियन को नीला कर देता है। समझ रहे हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलियन में कॉपर के छड़ को डाला जाता है तो ये कॉपर क्या कर देता है, इस सिल्वर को हटा देता है, बाहर निकल देता है, और खुद सिल्वर जाकर यहाँ पे ऐड हो जाता है। और यही जो कॉपर Cu2+ आयन बना है यही विलियन को नीला कर देता है। समझ रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी ये बातें। ठीक है, तो वही बात है, इसको थोड़ा सा हम रिएक्शन से भी आपको समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। होता यह है दोस्त, अगर इसका हम रासायनिक समीकरण से समझाते थोड़ा सा, तो देखिए हम सबसे पहले कॉपर के छड़ को हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट
NO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम इसको कॉपर के छड़ को डाल रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट के अणु को 2 अणु हम ले लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको डालते हैं तो ये जो कॉपर है ना, कॉपर का ये जो छड़ है ये सिल्वर को उसकी जगह से हटा देता है। तो हटा देगा तो ये Ag 2 मात्रा में ये Ag है, ये तो हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। Ag बाहर निकल गया और ये जो C है कॉपर, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो Cu NO3 का होल्ट वाइज बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर जाकर सिल्वर का स्थान ले लिया, Cu NO2 का होल्ट वाइज हो गया है। तो यही तो बात कहा गया है। और यही कॉपर जो है ना, यही विलयन को नीला कर देता है। तो वही लिखा गया है कि जब सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर के छड़ को घोला जाता है तो कॉपर जो है वो सिल्वर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद कॉपर Cu2+ आयन बना देता है और यही Cu2+ आयन विलयन को नीला कर देता है। समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये नीचे समीकरण लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कि विद्युत अपघट्य, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाना है। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल मतलब होता है मजबूत। विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको अगर हम जल में घोले तो वो आयनों में टूट जाए, तो वही विद्युत अपघट्य होता है। तो मजबूत विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो आसानी से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत ही कम आयनित होते हैं, होते तो हैं पर बहुत ही कम मात्रा में टूटते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो वही बात प्रबल विद्युत अपघट्य को क्या लिखा गया है, वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको जल में घोलेंगे, तो वे विद्युत अपघट्य जिसको जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो जैसे कि NaCl है, जैसे कि KCl है, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या है, हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य का मतलब वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में कम आयनित हो जाते हैं, तो उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, तो CH3COOH, ठीक है, एसिटिक जो हमारा अम्ल हो जाएगा, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जी। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ETC आप कर लीजिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए, नहीं तो आप फिर से कहेंगे सर स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते हैं आप, तो ये तो दुख की बात है जी। अगला हमारा आता है कि द्वितीयक सेल क्या है, इसे संचायक सेल क्यों कहा जाता है। द्वितीयक सेल, अब द्वितीयक सेल समझ लेते हैं जी। द्वितीयक सेल का मतलब यह होता है कि ऐसा सेल जिसको हम बार बार उसको हम चार्ज कर सकते हैं और उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल का जो बैटरी हो गया, उसको डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से हम उसको चार्ज कर लेते हैं और उपयोग में लाते हैं ना, तो इसीलिए कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। तो द्वितीयक सेल का मतलब वह सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। चार्ज मतलब बार बार आवेशित किया जा सकता है। डिस्चार्ज होने के बाद इनमें रासायनिक परिवर्तन उल्टे करके फिर से उसे विद्युत ऊर्जा भर दिया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब वही चार्जर से प्लग में ऑन कर देते हैं, पिन को मोबाइल में जब हम लगा देते हैं उसके बाद चार्ज हो जाता है, तो वही कहा जा रहा है विद्युत ऊर्जा भर दिया जाता है, उसी को द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिसको बार बार चार्ज किया जा सकता है, उसी को द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है ना। इन्हें संचायक सेल क्यों कहा जाता है, तो इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है, वही लिखा गया है, इन्हें संचायक सेल भी कहा जाता है क्योंकि यह विद्युत ऊर्जा को संग्रह कर सकते हैं। संग्रह का मतलब समझ रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर देते हैं।
जैसे कि विद्युत निकला, अब वही हमारी बैटरी में देख कहते हैं हम 60% बैटरी चार्ज है, 70%, तो वो स्टोर कर लिया है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, संचायक जो सेल है वो विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है जी। जैसे कि हमारी यहाँ पे हो जाएगी कार की बैटरी, कार की बैटरी हो जाएगा, मोबाइल की बैटरी हो जाएगी, ETC, और भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, इन्वर्टर की भी बैटरी आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 12th नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। अब हमें वेग स्थिरांक को समझाना है जी, वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाना है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया की किसी क्षण पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारकों की आणविक सांद्रण C हो, तो उस समय अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, सांद्रण के समानुपाती होता है। ये बातें हमें कहा गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे R=P, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, तो ये एक अभिक्रिया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर, एक किसी भी समय पर, किसी भी क्षण पर अभिकारक का आणविक सांद्रण यदि C हो, ये जो हमारा अभिकारक है, तो अभिकारक का आणविक सांद्रण यदि C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग हम जानते हैं dx/dt होता है। तो अब उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आप याद रखेंगे। ये हमारा dx/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है, और ये क्या है, अभिकारक का सांद्रण है, ये अभिकारक का सांद्रण है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारक का सांद्रण यदि C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के ही समानुपाती होता है। सिंपल सा तो कहा गया, समझ रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारक का सांद्रण यदि C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। वही बात लिखा है, क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो ये dx/dt होगा वो C के बराबर होता है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, dx/dt होता है और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है k/C आता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कह दूं कि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि यदि अभिकारक का सांद्रण, चूंकि यदि अभिकारक का सांद्रण, यदि अभिकारक का जो सांद्रण है वो अगर C=1 हो, यदि अभिकारक का सांद्रण अगर 1 हो, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, यदि अभिकारक का सांद्रण मतलब C अगर 1 हो, तो उस समय पर dx/dt जो होगा k/1 हो जाएगा C के जगह पर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो k क्या मिल जाएगा, dx/dt हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का, ये हमारा k जो है यही हमारा वेग स्थिरांक हो जाएगा। ये dx/dt क्या है, ये हमारा वेग है जी, वेग, अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये हमारा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है dx/dt। ठीक है ना। ये अभिकारक का सांद्रण है dx और ये समय है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। एक बार और सुना लूँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण पर अभिकारक का सांद्रण यदि C हो,
तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उस सांद्रण के ही समानुपाती होता है। यही बात हमारा यहाँ पे बताया गया है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का परिभाषा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया तो समझ जाते हैं जी, परिभाषा क्या आ गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सपोज डेट एक मान लेते हैं एक रिएक्शन है R=P, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, इधर वाला क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब इसी को हिंदी में कहते हैं अभिकारक। ये बहुत सारे स्टूडेंट तो यही नहीं पता होगा। तो ये अभिकारक है, प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया से पहले जो होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के बाद जो बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक, अभिकारक कौन है, R, तो वो अभिकारक के सांद्रण के, सांद्रण को कोष्ठ में बंद करते हैं तो उसी को सांद्रण कहते हैं। तो अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, तो यही हमारा यहाँ पे यही हमारा मेन चीजें कहा दिया गया है। यहीं पर शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के, ध्यान समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, तो वही बात लिखा गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, अभिकारकों के सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे दोस्त। तो यही हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा अभिक्रिया का जो वेग R है, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि ये K आ गया, और ये R कोई भी अंक के ऊपर अगर 0 हो घात में तो उसका मान होता है 1, तो 1 हम लिख देते हैं। तो 1 अगर K में गुणा होगा तो R जो होगा ना वो K के बराबर हो जाएगा। इस समय पर R जो होगा वो K के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकलता है। मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वही वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है, और ये क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो ये आपको हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमने केवल परिभाषा अगर याद करना है तो पहली बात यहाँ पे परिभाषा ही हमें बताना है। तो आप क्या कहेंगे, किसी रासायन मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इतना परिभाषा लिख देंगे, फिर ये लिख लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इतना आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमसे कहा हुआ है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन है, ये H2 मतलब Cl2 से क्रिया कर लेता है क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, H की उपस्थिति में। जैसे ही करता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, तो ये HCl का निर्माण कर लेते हैं। ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है जी। ठीक है, ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया की आणविकता, देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा यही होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको स्टार्ट होने के लिए एक साथ कितने अणु या आयन टकराते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको शुरू होने के लिए जितने अणु या आयन टकराते हैं उनकी मतलब इनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको स्टार्ट करने के लिए जितने अणु एक साथ आपस में टकराएंगे ना, उन्हीं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगा। तो वही बात लिखा गया, ऐसी रासायनिक मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए एक साथ कितने अणु या आयन टकराते हैं इनकी संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पे जितना होना चाहिए, जितने अणुओं की संख्या टकराते हैं उनकी संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। आशा करता हूँ समझ के होंगे। या दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ जितने अणु भाग लेंगे उनकी संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभिक्रिया की आणविकता आपको आसानी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। चलिए, इसका अगर एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हैं। इसका उदाहरण अगर देना है तो आप दे सकते हैं किसका, द्विअणुक का एग्जाम्पल। द्विअणुक अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं द्विअणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे कि NO है और वो O3 ओजोन से हमारा क्रिया करा देता है, ओजोन से। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, NO2 और O2 ये हमारा बनता है। ये हमारा द्विअणुक अभिक्रिया है जिसमें हमने NO को ओजोन से क्रिया कराया है, NO2 हमारा बन गया है और फिर यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी मिला है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है लेंथेनाइड आकुंचन। क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन को प्रभाव की विवेचना कीजिए। लेंथेनाइड आकुंचन मैं आपको बता दूं, लेंथेनाइड आकुंचन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लेंथेनाइड एक श्रेणी है, एक लेंथेनाइड श्रेणी है जिसको LN कहते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी में इस तरीके से श्रेणी है ये, इसमें सभी तत्व रखे गए हैं। ठीक है। तो लेंथेनाइड श्रेणी में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे ना, बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो क्या होगा, पहली बात यहां पे होगा ये कि परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। परमाणु संख्या का बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा, तो वहां पे एक चीज बढ़ता है जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। नाभिकीय आकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता है। जिसके कारण ये जो परमाणु है ना, परमाणुओं का आकार जो होता है, परमाणुओं का आकार जो होता है वो छोटा होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं या लेंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं। आपको हमने क्या बताया कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। वही बात लिखा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या हमने कहा पहले, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अर्थात इसका मतलब क्या है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने लगता है,
जिसके कारण परमाणु का आकार छोटा होने लगता है और इस आकार में लगातार कमी को ही लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। इस प्रकार लगातार परमाणु के आकार छोटा होता जा रहा है तो इसकी कमी को ही हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अच्छी बात है, तो मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, ये आपको ट्रिक से आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज कहा गया है, लेंथेनाइड आकुंचन को प्रभावित करने की विवेचनाएं। तो यहाँ पे प्रभाव, लेंथेनाइड आकुंचन को कौन प्रभावित कर रहा है, तो परमाणु या आयनों के आकार में कमी, यही ना प्रभावित करता है जी। तो ये आप लिख लीजिएगा कि लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर Ln जो 3+ आयन है उनका आकार लगातार घटता है, ठीक है ना। मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में या लेंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनम का आकार लगातार घटता है, ठीक है, यही आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट। चलिए जी नेक्स्ट, अगला आता है संक्रमण धातु की 4 विशेषताएं लिखिए। संक्रमण धातु की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कौन सी है, संक्रमण धातु रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, संक्रमण धातु कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिक बनाते हैं, यौगिक, ठीक है ना। संक्रमण धातु कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिक बनाते हैं। तीसरा, यह अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। संक्रमण जो धातु होते हैं या संक्रमण धातु ना कहकर संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं, संक्रमण तत्वों की भी विशेषताएं यही होगी। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और संक्रमण धातु चुंबकीय गुण दिखाते हैं। यहाँ पे एक बात कर दूं, संक्रमण धातुएं कहें या संक्रमण तत्व कहें, 4 विशेषताएं कहें, यही आपको बताना है, ठीक है ना, सेम टू सेम, क्योंकि संक्रमण तत्व ही संक्रमण धातु है। अगला आता है फिर से हमारा संक्रमण तत्व क्या है, सब 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, कभी हम आवर्त सारणी लेकर आएंगे तो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। याद कर लीजिएगा कि n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व है उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी आवर्त सारणी में s व p ब्लॉक तत्व के बीच में स्थित होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आवर्त सारणी अगर बनाकर समझा दूं आपको, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ही आवर्त सारणी होता है। देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से इसमें सारणी होती हैं, इस तरीके से इसमें भी होता है, इस तरीके से, ठीक है ना, इसमें भी होंगे इस तरीके से और इसमें भी इस तरीके से, इस तरीके से होते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये इस तरीके से भी होते हैं। चलिए मैं ज़्यादा उतना नहीं डिटेल में जा रहा हूँ। इस तरीके से बॉक्स होते हैं, इस तरीके से। मैं इतना ये कहना चाहूँगा, ये हमारा जो पहला और दूसरा खाना दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकेंड, तो इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक। और ये हमारा यहाँ से ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, तो ये हम इसको पी ब्लॉक कहते हैं। और बीच वाला दिखाई दे रहा है, इसी को हम डी ब्लॉक कहते हैं, इसी को हम डी ब्लॉक कहते हैं जी, डी ब्लॉक। और नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डी ब्लॉक में ये जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे संक्रमण तत्व हैं। तो इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्यों, आवर्त सारणी में एस व पी ब्लॉक तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। तो देख लीजिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये स्थित है कि नहीं, डी ब्लॉक, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, इतना ही काफी है, फिगर नहीं बनाना है। चलिए, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पे कुल मिलाजुला का मतलब यह है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उनकी जो कक्षाएं होती है, डी कक्षा, वो अपूर्ण होता है, भरा हुआ नहीं होता है। इसीलिए उसी को थोड़ा किताबी लैंग्वेज में हमने लिखा है, क्या, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनका डी कक्षक में अपूर्ण,
डी कक्षक में अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है। डी कक्षक में जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपूर्ण होता है। अपूर्ण, डी ऑर्बिटल क्या है? अपूर्ण है, मतलब भरा हुआ नहीं होता है। जो डी ऑर्बिटल है वो भरा हुआ नहीं होता है। जब डी ऑर्बिटल भरा हुआ नहीं होगा तो जब प्रकाश उन यौगिकों पर पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश उन यौगिक में पड़ेगा तो डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में कूदते हैं। इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में कूदते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ रंग अवशोषित हो जाते हैं और बाकी परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनका जो डी कक्षक में अपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं, इसी कारण। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा आता है अंतः संक्रमण तत्व क्या है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है ये हमें बता देना है। चलिए, तो अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें जो नीचे एक हमारा स्टेप था, ये इस तरीके से बना हुआ था, इस तरीके से बनाए थे ना हमने आवर्त सारणी। तो नीचे जो ये हमारी दो श्रेणियां है इसी को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हीं को एफ ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। तो अंतः संक्रमण तत्व या इसी को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं या एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा गया है इन्हें दो श्रृंखलाओं में बांटा गया है। एक हमारा होता है लेंथेनाइड श्रृंखला, मतलब इन्हें दो श्रेणियों में या श्रृंखलाओं में बांटा गया है। एक लेंथेनाइड श्रेणी और एक होता है एक्टिनॉइड श्रेणी। ठीक है, याद कर लेंगे आप। अब आता है हमारा कि इनमें एक और चीज पूछा गया है। लेंथेनॉइड अंतः संक्रमण तत्वों से समझ लिए कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा उसे अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अब आता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो लेंथेनॉइड जो श्रेणी है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आप ये याद कर लीजिएगा। इसका मैं लिख दे रहा हूँ। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमारा जेनॉन XE4F1 से लेकर 14 और फिर से यहाँ पे 5D 1 to 10, 0 to 10 होगा ना, 0 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 6s2। ये हमारा लेंथेनाइड श्रेणी का ये हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्टिनॉइड श्रेणी का भी अलग होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम Rn लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 5F0 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 6D 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 7s2। तो ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। मैं केवल इतना कहूँगा, अभी उतना मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं इन पर डिटेल में समझा सकूं, क्योंकि इनको समझने के लिए 1.5-2 घंटे भी लग जाएंगे बाबू। इतना ये सब जितना डीप में आप जाते जाएंगे उतना आपको अंदर तक। तो मैं इतना ही कहूँगा, याद कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं दोस्त जिसको हमें अब याद ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय अब बिल्कुल भी नहीं है। अगला हमारा आता है उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उप सहसंयोजक संख्या हमसे कहा गया है। तो कह रहा है यहाँ पे किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या उप सहसंयोजक संख्या कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूँ उप सहसंयोजक यौगिकों का, जो क्या होता है K4FeCN का होल 6। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया K4FeCN का होल 6। यहाँ पे मैं बता दूं ये हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा CN क्या है, ये हमारा होते हैं लिगेंड। अगर हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा संरचना बनाते हैं तो ये हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये हमारा बीच में हो जाता है। और ये 6 CN है, CN 6 मात्रा में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 जो CN है ये इस प्रकार जुड़ जाते हैं। ये 6 बंध से इस प्रकार जुड़ जाते हैं।
ठीक है ना। और ये जो 4 है ये 4 के प्लस ये हमारा बन जाता है ये माइनस। तो यहाँ पे इस तरीके से संरचना बनता है। तो देखिए ये हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसी को लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड ये 6 मात्रा में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं, जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाएंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाता है, उनकी संख्या ही क्या कहलाता है, उपसंयोजक संख्या कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 6 बना रहा है, इसका मतलब इसकी उपसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो समझ गए ना कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको ये हमारा 5 चैप्टरों का जो हमने 20 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कराए हैं 2 नंबर वाले, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही हम कंटेंट आगे, अब कल आपको वीडियो जो मिलने वाला है, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका जो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको कराकर और 2 नंबर वाला पूरी तरीके से कंप्लीट करा देते हैं। तो अगर आप कमेंट करना है तो आप जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, टॉपर नोट्स में जितना भी स्टूडेंट है अभी तक अगर भूल गए हैं, नहीं लिए अभी तक, तो जरूर लीजिएगा। ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है तो ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे कहेंगे आपको नोट्स दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश का, आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। हाँ जी, एक बात कहूँ तो इस वीडियो का, इसके आगे जो चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक का भी वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हालांकि आज नहीं, कल हम अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि ये वीडियो आप 2-3 दिन बाद भी देख रहे होंगे, तो आप वहां पे क्लिक करके इसके आगे के चैप्टर के 2 नंबर वाले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।